जय हिंद दोस्तों। जब हमारा भारत देश अंग्रेजों की गुलाम बेड़ियों के तले दबा हुआ था तो 2 अक्टूबर 1869 एक किलकारी गूंजती है पोरबंदर गुजरात में। यह किलकारी छोटी मोटी किलकारी नहीं थी। उस समय जो आज़ादी के लिए अहम भूमिका निभाने वाली थी, यह पता नहीं था अंग्रेजों को ये आगे चल के हमारे सिर का दर्द बनने वाली है। आज ऐसे ही महान पुरुष जिन्हें हम नोटों पे अक्सर देखते हैं, हमारे नोटों पे छपे हुए मिलते हैं, आज हम उन्हीं बापू के बारे में आपसे चर्चा करते हैं। इनका जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ। इनका पूर्ण नाम मोहनचंद करमचंद गांधी था। इनके पिता करमचंद गांधी उस समय राजकोट के एक महान LLB किए हुए वकील थे। उस समय एक वकील का पद, जो उस समय वकील का बैरिस्टर कहा जाने वाला पद, एक महान पदों में से गिनती की जाती। उस समय हमारे भारत में इंजीनियर या नेवी या एयरफोर्स इतना कुछ महान नहीं था जितना कि उस समय पे वकील महान थे। चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल को देख लो, चाहे नेहरू जी को देख लो, चाहे गांधी जी को देख लो, इन्होंने सबने LLB करके ही रखा था। इनका विवाह 1883 में कस्तूरबा गांधी से इनका जबरदस्ती विवाह 14 वर्ष की आयु में कर दिया जाता है। जैसे इनका विवाह होता है, इनके कुछ साल बाद इन्हें 4 पुत्र रत्नों की प्राप्ति होती है, जिसमें सबसे बड़े हरीलाल हमें देखने को मिलते हैं। हरीलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास, इनके 4 पुत्र थे तथा इन्होंने एक पुत्र जमनालाल बजाज को गोद लेकर रखा था। जमनालाल बजाज को इन्होंने गोद लिया और इन्होंने चारों पुत्रों को तथा जो गोद लिया पुत्र था उनको भी अपने पुत्र से बढ़कर पाला तथा उनकी पढ़ाई लिखाई पे एक विशेष ध्यान दिया। जब इन्हें खुद पढ़ने का शौक था तो 1888 में ये लंदन चले गए। LLB की तैयारी करने के लिए लंदन चले जाते हैं और 1891 जब ये भारत लौट के आते हैं तो मुंबई तथा राजकोट में इन्होंने अपना पहला बैरिस्टर का ऑफिस खोला और वकालत प्रारंभ की। इसके बाद एक केस आता है इन्हें अब्दुल्ला का, जो दक्षिण अफ्रीका का केस था। ऐसा कहा जाता है कि अब्दुल्ला बहुत सालों पहले अब्दुल्ला अपने परिवार के साथ दक्षिण अफ्रीका शिफ्ट हो गए और इनके पारिवारिक विवाद होने के कारण अब्दुल्ला के भाई से ही इनका विवाद हो जाता है। किसका? अब्दुल्ला का। और इसका केस लड़ने के लिए महात्मा गांधी वहाँ पे चले जाते हैं। महात्मा गांधी जैसे ही चले जाते हैं तो एक कोर्ट में ना जाके बाहर ही इनके भाइयों का आपस का विवाद निपटवा देते हैं। वहाँ से इनका नाम सुर्खियों में आ जाता है कि कोई यंग लड़का है और कोर्ट में जाए के बिना ही अपना पूरा निर्णय दे देता है तथा हमारे जो भी डाउट है उनको क्लियर कर देता है। इस प्रकार अब्दुल्ला भी उस समय के जाने माने सेठों में से गिनती की जाती है। उन्होंने गांधी जी की बहुत तारीफ की। जैसे ही 1893 का समय आता है तो कहा जाता है कि वो दक्षिण अफ्रीका में ही रह रहे थे और इन्होंने रंगभेद का सामना करना पड़ा। इन्होंने धीरे धीरे टालते गए, चलो ठीक है अभी हम यहाँ रह रहे हैं तो अंग्रेजों का शासन था। लेकिन जो गर्म खून होता है, जो यंग अवस्था होती है, उसको कोई नहीं टाल सकता। धीरे धीरे समय बदला और 1893 का जैसे ही समय आता है तो इन्होंने नेटाल में एक कांग्रेस इंडिया की स्थापना कर दी। कहाँ पे? नेटाल में जैसे ही स्थापना की तो उसके पास डरविन के पास पीटर मार्टिन करके एक स्टेशन था। वहाँ पे इन्हें एक ट्रेन से उतार दिया जाता है। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा इन्हें उतार दिया जाता है और कहा जाता है कि कुत्तों और भारतीयों का उस ट्रेन में जाना संभव नहीं है। इस केस करने के लिए इंग्लैंड तथा अफ्रीका की सरकार से दोनों से ये लड़ जाते हैं और इंग्लैंड जाते हैं और इंग्लैंड की सरकार को इनसे माफ़ी मांगनी पड़ती है। इनका जो यह माफ़ी मांगने का था वह पूरे न्यूज में निकल जाता है। तो इनकी चर्चा पूरे अफ्रीका में हो जाती है कि कोई भारतीय बंदा है, उसकी चर्चाएं पूरे अफ्रीका में हो रही है कि एक सरकार को भी गिरा दिया। इस प्रकार ये सुर्खियां उस समय पे बटोर लेते हैं। इसी प्रकार 1901 का जैसे ही टाइम आता है
तो दक्षिण अफ्रीका के छोड़ के भारत आ जाते हैं और वहाँ के लोगों से कहते हैं कि आपको जब भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम वापस आपकी सहायता के लिए आएंगे। एक साल जैसे ही बीता ही हुआ था कि 1902 का समय आ जाता है। 1902 में का जैसे समय आया, 1902 में दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने फिर से बुलाते हैं और यह अफ्रीका के लिए फिर से रवाना हो जाते हैं भारत से। भारत से जैसे ही रवाना होते हैं तो 1903 में जोहान्सबर्ग में इन्होंने अपना ऑफिस खोला। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में इन्होंने अपना ऑफिस खोला। और 1906 का जैसे ही समय आता है, यह एक अपने भारत के लिए, एक अपने पुत्रों के लिए संदेश लिखते हैं कि जो भी हमारा पैसा है, धन दौलत है, जो हमारे पिताजी ने हमें दे के रखा था, हम इसका बंटवारा हरिलाल मनैया रामदास देवदास तथा जिन्होंने गोद लिया पुत्र का, उन्हें पांचों पुत्र में आपस में बंटवारा कर देते हैं। और यह दक्षिण अफ्रीका की भूमि पे ही रह रहे थे। और 1906 में इन्होंने ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से समर्थन किया और ब्रह्मचर्य ले लिया। ऐसा कहा जाता है कि इनके पास जब इन्होंने ब्रह्मचर्य लिया तो इन्होंने बस एक धोती और एक ऊपर का गमछा ही अपने सिर पे रखा और पूरी जो भी धन दौलत था अपने पुत्रों को और जो भी इनके चाहने वाले थे सबको देख के इन्होंने अलग हो गए। 1906 में जैसे ही समय आता है तब ये अंग्रेज जीव के शासन के प्रति दक्षिण अफ्रीका में रह के विद्रोह कर रहे थे, तो उन्हें पहली बार इन्हें जेल का सामना करना पड़ता है। यह जब 1908 में जैसे ही जेल का समय पूर्ण करके निकलते हैं, 1909 का समय जैसे ही लगता है तो यह इंग्लैंड के लिए रवाना हो जाते हैं। इंग्लैंड के लिए रवाना हो जाते हैं और अफ्रीका के वासियों के लिए यह केस लड़ने के लिए चले जाते हैं। 1913 में जैसे ही अफ्रीका में और समय बदलता गया, 1913 का समय जैसे ही आया तो और दमनकारियों ने रंग भेद के प्रति अपनी क्रूरता दिखाने प्रारंभ कर दी। जो इंग्लैंड के लोग थे उन्होंने क्रूरता दिखाने प्रारंभ कर दी। तो बेचारे अफ्रीका के लोग तो वैसे ही काले होते और हमारे भारतीय लोग भी थोड़े से सांवले टाइप के हैं। उनकी नीतियों का विरोध करते हुए उन्होंने वहाँ पे इंग्लैंड की सरकार को फिर से एक बार पराजित कर दिया। इसके बाद इन्होंने द ग्रेट मार्च का प्रारंभ किया। ऐसा कहा जाता है जो द ग्रेट मार्च थी, उस समय की जो खनन करने वाले व्यक्ति थे, उस समय तो जो खदानों पे काम करने वाले व्यक्ति थे उनसे जबरन काम वगैरह लिया जाता था। तो उन्होंने खदानों से लेकर नेटाल एक जाना माना शहर है वहाँ की, दक्षिण अफ्रीका तक इन्होंने पैदल यात्रा की। इसकी पैदल यात्रा की सफलता को देखते हुए इंग्लैंड की जो सरकार थी उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में घोषणा कर दी कि अब जबरन काम नहीं करवाया जाएगा जो खदानों पे काम कर रहे हैं। उनके लिए कुछ नियम बनाए गए। वहाँ से इन्होंने के लिए, गांधी जी के लिए एक लोगों के प्रति एक मानसिकता इतनी प्यारी हो गई कि यह अपने भगवान मानने लगे वहाँ के लोग। ऐसा कहा जाता है कि इनके जो गांधी जी के गुरु थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु थे। और लियो टाल्स से इन्होंने लियो टाल्स थे, इन्होंने आंदोलन की प्रेरणा लियो टाल्स से इन्होंने प्रारंभ की। जब वहाँ दक्षिण अफ्रीका में बहुत दिन हो गए तो उनको भारत की, हमारे की पवित्र भूमि की याद आने लगी। तो 9 जनवरी 1915 में जैसे ये हमारे भारत भूमि पे कदम रखते हैं तो उनका बैंड बाजों ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया गया। उस समय हमारे भारत में कांग्रेस का एक अलग ही जलवा छा रहा था। नेहरू जी हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, ये महान CR दास हो गए, एक महान लोगों ने इनका बहुत जोरों से स्वागत किया और कहा गया कि 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करेंगे। इसके बाद इन्होंने अहमदाबाद के सारामती के पास इन्होंने एक अपना आश्रम खोला। कौन सा? अम्बाला साराभाई की मदद के जरिए इन्होंने एक अपना आश्रम खोला और आश्रम का जो खुद रहते थे उसका नाम हृदय कुंडी रखा इन्होंने, नाम हृदय कुटिया या हृदय कुंजी इन्होंने नाम उसका रखा। 1916 का जैसा ही समय आता है तो वह कांग्रेस का पहला अधिवेशन के लिए पहुंचते हैं और इसकी अध्यक्षता अंबिका चंद कर रहे थे। तो वहीं पर इन व्यक्तियों से मिलते हैं और चंपारण, बिहार में की चंपारण की पूरी घटना का बताते हैं कि तीन कटत्तिया पद्धति के जरिए कैसे लोगों पर अत्याचार हो रहा है,
कि 20 कटतिया पद्धति में आपको 3 कटतिया पे जबरन नील की खेती करी जा रही है। इसकी जब सूचना मिलती है तो 1917 में यह चंपारण पहुंच जाते हैं। वहाँ पर जो कटतिया पद्धति चल रही थी, अंग्रेजों की दमनकारी नीति चल रही थी, गांधी जी ने पूर्ण तरीके से उसे समाप्त करवा दिया। इसके बाद उन्होंने 1918 में खेड़ा सत्याग्रह किया। खेड़ा सत्याग्रह में जो टैक्स, जो अंग्रेज मनमाना टैक्स वसूल रहे थे हमारे किसान भाइयों से, स्थायी बंदोबस्त हो गया, महलबाड़ी रैयत बाड़ी के जरिए जो हमारे किसानों से वसूल रहे थे, वहाँ पर भी उन्होंने बहुत सारा टैक्स कम कराने की कोशिश की और उन्होंने टैक्स कम कराया। जैसे ही 1818 का और समय बीतता है तो उन्होंने अहमदाबाद के जो मजदूर मिल में काम कर रहे थे उनका भी उन्होंने बहुत पूर्ण तरीकों से सहयोग किया। इसके बाद इन्होंने बहुत सारे असहयोग आंदोलन देख लो। 1 अगस्त 1920 का दांडी मार्च में जो एकाधिकार था अंग्रेजों का, जैसे हमारे प्रेजेंट टाइम में देखें तो हमारी केंद्र सरकार का या राज्य सरकार ने कुछ अपने अपने एकाधिकार नियंत्रण में रखे हैं, जैसे रेलवे का अधिकार हो गया, परमाणु अधिकार हो गया, ठीक है। ऐसे ही कुछ एकाधिकार थे जो अंग्रेज उस समय पे रखे थे। उसी में से एक नमक का था, जो हम लोग नमक खाते हैं, उसका एकाधिकार अंग्रेजों का था। तो अंग्रेजों को आसमान विधि के द्वारा उन्होंने दांडी मार्च तक पहुँचे और दांडी तक पहुँचे उन्होंने वहाँ से नमक निकाला और नमक बनाने की प्रक्रिया सबको बताई। वहाँ से यह बहुत लोकप्रिय हुए। इसके बाद इन्होंने गांधी एवं समझौता और भारत को आज़ाद कराने में इनकी अहम भूमिका हमें देखने को गांधी जी की मिलती है। 30 जनवरी 1948 बिरला भवन में इनकी हत्या कर दी जाती है। एक महान शासक हमारे बीच अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन इन्होंने हमें इतनी अच्छी अच्छी जानकारियाँ और इंग्लैंड की महारानी की जो सरकार थी उसको भी झुका दिया। इसी में जब ये भारत में थे तो कई लोगों ने इन्हें अलग अलग उपाधियाँ दी। सर्जेंट, जैसे सर्जेंट की प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों के प्रति भारतीय लोगों को इन्होंने अहम भूमिका निभाई कि जो प्रथम विश्व युद्ध था तो अंग्रेजों के साइड से भारतीय लोगों को भेजा गया, इसलिए अंग्रेज की जो सरकार थी इन्हें सर्जेंट की उपाधि दी। केसरी हिंद की उपाधि अंग्रेजों के सहयोग के लिए दी गई। चंपारण सत्याग्रह महात्मा जी गांधी जी ने किया, इन्हें बापू जवाहरलाल नेहरू ने कहा। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस, जो सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने दिया, ठीक है। अर्थनंग फकीर, इनको अर्थनंग फकीर जो इंग्लैंड के पीएम हो चुके चर्चिल, उन्होंने दिया, ठीक है। आइंस्टीन ने कहा है कि 100 से 200 साल बाद कोई विश्वास करेगा कि हाड़ मास के पुतले ने इतना बड़ा सत्याग्रह, इतना बड़े भारत को आज़ाद कराने में भूमिका निभाई। इसके बाद मंगल बाबा, जो खुदाई खिदमतगार संस्था के संस्थापक थे, उन्होंने इन्हें मंगल बाबा की उपाधि भी दी। इस प्रकार महात्मा गांधी के हमारे जीवन में बहुत ही अहम भूमिका रही है। आज शायद हम उतनी प्यार से उन्हें याद नहीं कर पाते, इतने सुकून से उनको याद नहीं कर पाते, लेकिन आज भी अगर हम देखें तो उनकी अहम भूमिका हमारे भारत को आज़ाद कराने में रही है।